सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। चलिए बेटा, जैसा कि आप जानते हो आज आपकी एसएसटी की वर्कशीट आई है। वर्कशीट नंबर 20 आई है। डेट है आज 29/9/2021। क्लास है आपकी 8th। यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखोगे। आज की जो वर्कशीट आई है वो आई है पार्ट नंबर 5 से, जब जनता बगावत करती है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीन लिए गए थे। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, क्योंकि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से अपने पैर भारत में पसारना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना एक रेजिडेंट, अपना एक बंदा दरबारों में तैनात कर दिया था राजाओं के। उनकी स्वतंत्रता इससे कम होती जा रही थी। उनकी सेनाओं को ख़त्म किया जा रहा था, भंग किया जा रहा था, या 27 बंदोबस्त के आधार पर परिवर्तन किए जा रहे थे। ठीक है, और उनके राजस्व यानी कि जो कर वो वसूल करते थे उसके अधिकार भी उनसे छीने जा रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर उनकी ताकत कम की जा रही थी। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा माने, लेकिन अंग्रेज़ों ने एक रूल के तहत यह कहा कि हम किसी भी गोद लिए हुए बच्चे को किसी भी राजा का उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। इसी तरह से पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक का मतलब होता है बेटा गोद लिया हुआ पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, लेकिन अंग्रेज़ों ने देने से मना कर दिया क्योंकि वो किसी भी गोद लिए हुए बच्चे को कोई भी अधिकार नहीं देना चाहते थे। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, यानी कि इनकी बातों को नहीं माना। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। सहायक संधि थोप दी गई उनके ऊपर और उसके बाद 1856 में अपना अधिकार कर लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। यानी कि अंग्रेज़ों ने कहा कि जिस प्रकार से वहाँ पर शासन चलाया जा रहा है वो ठीक नहीं है और इसका शासन कंपनी चलाएगी। उसके बाद कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया। पहले जो सिक्के बनते थे उन सिक्कों पर मुग़ल बादशाह का नाम था, लेकिन वो फिर हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। अब तक बहादुर शाह जफ़र जो कि मुग़ल सम्राट थे वो लाल किले में रहते थे, लेकिन अब उनकी नज़र लाल किले पर थी और ये ऐलान कर दिया गया कि जैसे ही बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाएगी वैसे ही उनके परिवार और बच्चों को वहाँ से कहीं और रखा जाएगा, यानी कि वो उनको लाल किले से निकाल दिया जाएगा। आगे देखिए। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। अब उसके बाद उनके पुत्रों को बादशाह की गद्दी नहीं दी जाएगी। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा, ये कंपनी ने ऐलान कर दिया। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, यानी कि उनको बादशाह का पुत्र यानी कि राजकुमार माना जाएगा, लेकिन उनमें से किसी को भी बादशाह नहीं बनाया जाएगा। यानी कि एक तरह से बादशाह बनने वाली जो परंपरा थी उसको ख़त्म कर दिया।
अब देखिए किसान और सिपाहियों पर उन्होंने क्या किया। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं करना चाहते थे, यानी कि जो सैनिक थे वो समुद्र पार करके किसी दूसरे देश में नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट होते हैं। इसलिए जो भारतीय सैनिक थे वो कभी भी, जब भी ब्रिटिश सरकार को सैनिकों को किसी दूसरे देश में ले जाने की ज़रूरत पड़ती थी तो वो मना कर देते थे कि हम समुद्र को पार नहीं करेंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा है बेटा, जो अब हमारा म्यांमार जो देश है, जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि अगर हमने समुद्र को पार कर लिया तो हमारा धर्म और हमारी जाति नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। उन्हें ज़मीन के रास्ते जाने में ऐतराज़ नहीं था। इसके साथ साथ वो एक सिपाही होने के नाते ये भी कह रहे थे कि हम ज़मीन के रास्ते चले जाएंगे लेकिन हम समुद्र के रास्ते कहीं पर भी नहीं जाएंगे। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई थी। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांवों में छोड़ कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया और धीरे धीरे ये जो सिचुएशन बनती गई, जो ये परिस्थितियां बनती गई, इन्होंने एक विद्रोह का रूप धारण कर लिया, जो कि हमारे सामने 1857 के विद्रोह के रूप में आया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए कि अंग्रेज़ों ने भारत में क्या क्या सुधार किए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई सुधार नहीं किए, उन्होंने कुछ सुधार किए और एक सुधार तो उन्होंने स्त्रियों के लिए किया, जो कि एक महत्वपूर्ण सुधार था। देखिए, ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की छूट दी गई। सती प्रथा, जिसके बारे में मैं अभी कह रही थी, वो सती प्रथा थी। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। सती प्रथा बेटा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें यदि किसी स्त्री के हस्बैंड यानी कि पति की मौत हो जाती थी तो स्त्री को भी उसी की चिता में जिंदा जला दिया जाता था। ये सती प्रथा थी। और एक था विधवा पुनर्विवाह, यानी अगर किसी के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी और अगर वह सती नहीं होना चाहती थी या उसको सती नहीं किया जाता था तो उसको यह अधिकार नहीं था कि वो दूसरा विवाह करे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इन कुरीतियों को दूर किया, सती प्रथा को रोका और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी इन्होंने जोर दिया। ठीक है, आगे देखिए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। अब अंग्रेजी शिक्षा यानी कि इंग्लिश भाषा को भी आम लोगों को पढ़ाया जाने लगा। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाना चाहता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा, यानी कि वो सिर्फ धर्म उसका परिवर्तन होगा, बाकी उसकी जो भी संपत्ति है जो उसे अपने पूर्वजों से मिली है या कहीं और से मिली है वो संपत्ति उसी के पास रहेगी। ठीक है, इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं। ये तैयार हो गई एक भूमिका एक विद्रोह के लिए, क्योंकि सती प्रथा जो उस समय थी वो सती प्रथा उस समय के लोगों के लिए उनकी एक सामाजिक प्रथा थी जिसको वो बदलना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसमें इंटरफेयर किया, अंग्रेज़ों ने उसमें बदलाव किया, तो इसलिए भी वो लोग गुस्सा थे और ये समझते थे कि हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं अंग्रेज़ उनको नष्ट करना चाहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, क्योंकि जितने भी हमने अभी चीज़ें पढ़ी उन चीज़ों से यही स्पष्ट होता है कि इन सब का रोष के रूप में कुछ परिणाम निकला होगा और वो परिणाम निकला था 1857 का विद्रोह। अब देखिए बेटा, नीचे वर्कशीट में क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको
करने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता किस प्रकार घटती जा रही थी। दूसरा प्रश्न है, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया। प्रश्न नंबर 3 है, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीयों को ऐसा क्यों लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं। जितने भी 4 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपकी वर्कशीट में हैं। वर्कशीट को ध्यान से पढ़ना है और जो वीडियो बनाई जा रही है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है बेटा, सभी बच्चे इस काम को, इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तरों को लिखकर कॉपी में लिखेंगे डेट के हिसाब से, और उसकी फ़ोटो खींचकर एसएसटी वाले ग्रुप में डालेंगे।